देखिए भैया, पहला क्वेश्चन कह रहा था पेयर ऑफ क्वांटिटी हैविंग सेम डायमेंशन। कौन सी क्वांटिटी के कौन सा पेयर है जिनका डायमेंशन सेम है? डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी नहीं, वेवलेंथ फोकल लेंथ सेम है भैया, दोनों लेंथ है, खत्म। A body is revolving with a constant angular speed in a circular path. If its direction of the motion is reversed, but the speed remain constant, then which of the following statement is true? कह रहा भैया, बॉडी सर्कुलर पाथ में घूम रही है, ठीक है, और घूमते घूमते उसकी डायरेक्शन क्या होगी? ऐसे घूम रही थी, पहले ऐसे थी, बाद में ऐसे रिवर्स हो गई। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम है, बस डायरेक्शन चेंज हुई है। तो कह रहा है इनमें से कौन सी ऑप्शन ठीक है? द सेंट्रीपिटल फोर्स विल नॉट सफर एनी चेंज इन मैग्नीट्यूड, द सेंट्रीपिटल फोर्स विल हैव द डायरेक्शन विल सॉरी, मतलब ये पहला ऑप्शन है, ठीक है भैया। सेंट्रीपिटल फोर्स के अंदर कभी भी कोई चेंज, ठीक है, ऑलवेज एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल। लिखा था सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड 70 डायन सेंटीमीटर। एम के सिस्टम में क्या हो गई? तो 70 डायन है, डायन क्या है यार, 70 डायन पर सेंटीमीटर है। इसको एम केस में करना कुछ नहीं, एम केस में मतलब डायन की जगह पे क्या होना चाहिए? न्यूटन। समझ गए? और अब ये एक नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें कैलकुलेशन आपको नहीं करनी है। अब आपको बता दो भैया, एक डायन बराबर में 10⁻⁻⁵ ठीक है। एक न्यूटन में 10⁵ डायन होते हैं, और एक डायन में 10⁻⁻5 न्यूटन होते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। एक सेंटीमीटर बराबर में 10⁻⁻2 मीटर। बस कुछ नहीं करना, 70 गुणे में डायन के यहाँ पे क्या रखोगे? 10⁻⁻5, ठीक है, न्यूटन, और सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर, ठीक है, पर सेंटीमीटर के लिए आप उसको उल्टा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका, उल्टा कर दो, पर सेंटीमीटर का तो ये 10 की पावर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और ये पर मीटर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको उल्टा करो तो पर सेंटीमीटर, इसको उल्टा करो +2, इसको उल्टा करो पर मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पर सेंटीमीटर यहाँ पे कर लेना 10 की पावर 2 पर मीटर। सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा, इनमें से कोई से एक मैच कर जाएगा, ठीक है भैया। आगे बढ़ो। व्हाट इज द यूनिट वेक्टर ऑफ परपेंडिकुलर द फॉलोइंग वेक्टर? ठीक है, इनमें से कौन सा यूनिट वेक्टर है जो इन दोनों के क्या हो? परपेंडिकुलर। जब भी किसी यूनिट वेक्टर को बोला जाए कौन सा यूनिट वेक्टर है जो इन दोनों के परपेंडिकुलर है, तो सीधा क्या निकालो? इनका क्रॉस निकाल दो। क्या निकाल दो? और क्रॉस करके जो एन आएगा वो पहले वाले के भी परपेंडिकुलर रहेगा, और दूसरे वाले के भी परपेंडिकुलर। याद नहीं? याद है? हमने ए क्रॉस बी किया था, याद है आपको? तो क्या आया था? सी आया था। जो सी वेक्टर था वो ए के भी परपेंडिकुलर था, और जो सी वेक्टर था वो बी के भी परपेंडिकुलर था। समझ गया? सी वेक्टर का हमें यूनिट वेक्टर निकालना। सी वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या होगा? सी वेक्टर अपॉन में सी का मैग्नीट्यूड, ठीक है, कर लोगे। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एन एथलीट फिनिश अराउंड ऑफ सर्कल, रेडियस क्या है? आर, इन 40 सेकंड। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? 0, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट 0 का एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकंड। तो भैया देखिए, 2 मिनट 20 सेकंड में कितने सेकंड होते हैं? 140। 140 में कितनी बार आ गया भैया ये? 12। 3 बार में तो वो कंप्लीट सर्कल कर लेगा। बचा 20 सेकंड। 20 सेकंड में आपको पता एक सर्कल में, एक सेकंड सर्कल कितने में कर रहा है? 40 सेकंड में। टोटल टाइम कितने पास है? 140 सेकंड है अपने पास। तो मान लो ए से स्टार्ट हुआ, 40 सेकंड, 80 सेकंड, 120 सेकंड, 20 और सेकंड, यानी कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? 2 आर। समझ गया? A vector is not changed. A vector not change if the rotate through an arbitrary angle, if it is multiplied the arbitrary scales, if cross multiplied by the unit vector, it slide parallel to itself. तो भैया कह रहा है एक यूनिट वेक्टर इज नॉट चेंज इफ इट इज मल्टीप्लाई बाय द यूनिट वेक्टर। अगर इसका क्रॉस हम किसके साथ करें? मल्टीप्लाई बाय द यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो भैया डायरेक्शन चेंज हो जाएगी उसकी। यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करने पर
इफ इट इज क्रॉस मल्टीप्लाई बाय द यूनिट वेक्टर, वेक्टर इज नॉट चेंज इफ इट इज स्लाइड पैरेलल टू इटसेल्फ, उसी के पैरेलल में कर दो। इफ इट इज क्रॉस मल्टीप्लाई बाय यूनिट, इससे चेंज हो जाएगा, क्योंकि यूनिट वेक्टर से जब आप क्रॉस करोगे तो जो नया वेक्टर आएगा वो इन दोनों के क्या होगा, परपेंडिकुलर रहेगा, चेंज आएगा। इफ इट इज मल्टीप्लाइड बाय आर्बिट्ररी स्केल्स, स्केललेस, स्केल क्या है, नंबर होगा भाई, स्केलर होगा वैसे। इफ इट इज रोटेट थ्रू एन आर्बिट्री एंगल, देखिए एक बार ये देखिए डी ऑप्शन ठीक है, एक बार देख लेना, डी ऑप्शन ठीक होगा इसका यहाँ तक, ठीक है। चलो आगे बढ़ते देख लेना एक बार, आपको उसमें देख लो, यहाँ लिखा हुआ when a force F1, F2 and F3 are acting on a particle of mass, क्या ये M1 M2 और M3 होगा, क्या क्वेश्चन है? अच्छा अच्छा, when force F1, F2, F3 are acting on a particle of mass m such that F2 and F3 are mutually perpendicular to each perpendicular and remain stationary, if the force F1 is now removed then the acceleration of the particle is, देखिए ये क्या कह रहा है, सुन लीजिए, कह रहा है भैया एक मास है m, इसके ऊपर दो फोर्स F2 और F3 एक दूसरे के क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ये अभी भी रेस्ट में, तो इसका मतलब F1 कहां होना चाहिए, इधर होना चाहिए। अगर F2 और F3 इधर लग रहे हैं तो इनका रिजल्ट यहां पे आएगा, और इन दोनों के रिजल्ट को कैंसिल करने के लिए कौन खड़ा रहेगा पीछे, F1, समझ गया? कह रहा जब इसको F1 को हटा दिया, किसको हटा दिया, F1 को, तो बताओ एक्सेलरेशन क्या होगा, तो केवल रिजल्ट बचेगा, रिजल्ट क्या होगा, अंडर रूट F2 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर F3 स्क्वायर, ये हो गया आपका टोटल फोर्स आ गया, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या होगा इसका, नॉन, डी ऑप्शन होगा इसको नॉन, क्योंकि आपका नॉट टोटल फोर्स क्या होगा इसका, ये हो जाएगा ना। अब जो क्योंकि ये हटा दिया तो टोटल फोर्स इन दोनों का इफेक्ट होगा, अब एक दूसरे के परपेंडिकुलर, तो रिजल्ट क्या होगा, ये आएगा। और एक्सेलरेशन क्या होता है, टोटल फोर्स अपॉन में मास, टोटल फोर्स कितना है भैया, अंडर रूट F2 स्क्वायर F3 स्क्वायर अपॉन में बॉडी का मास, ये एक्सेलरेशन चाहिए जो कि इसमें नहीं है, ठीक है भैया। थ्री पार्टिकल Three particles ABC are projected from the same point of the same initial speed 30, 45, 60 respectively with the origin. Which of the following statement is correct? ABC have unequal range. कह रहा है ए बी और सी तीनों की रेंज अनइक्वल होगी, तो एक बात ध्यान रखना, रेंज 30 और 60 पर क्या होगी, सेम होगी। मैंने आपको बताया था जिन दो एंगल का सम क्या आएगा, 90 आएगा, वहां पर रेंज क्या मिलने वाली है, ठीक है भैया। और क्या कह रहे हैं, चलो ये तो मतलब ये गलत है, रेंज ऑफ ए एंड सी इक्वल एंड लेस देन बी, बिल्कुल भैया ठीक है। सबसे ज्यादा रेंज कहां पे मिलती है आपको, 45 पे, तो इसका मतलब इन दोनों पे तो सेम तो है लेकिन उससे कम होगी, ठीक है। आगे नहीं दिया हुआ तो छोड़ दो, खत्म। ए बी सी हैव अनइक्वल, तो डी वाला भी गलत है। 9 बाबा देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन डायमेंशन मोशन, इनमें से कौन सी मोशन वन डायमेंशन, वन डायमेंशन मोशन का मैंने बता रखा था, जब केवल एक कोऑर्डिनेट चेंज हो टाइम के साथ उसे हम कहते हैं वन डायमेंशन मोशन। मोशन ऑफ अ ट्रेन ऑन अ स्ट्रेट ट्रैक, मोशन ऑफ द सैटेलाइट, मोशन ऑफ द एयर पार्टिकल, मोशन ऑफ द स्नेक। तो भैया ट्रेन इसका बेस्ट एग्जांपल है, स्ट्रेट लाइन में जो होती है वन डायमेंशन होती है। A car moves with a speed of 20 मीटर पर सेकंड ऑन अ बैंक रोड, डिस्क्राइब एन आर्क ऑफ सर्कल, कितना है 40 अंडर में 3, द एंगल ऑफ द बैंकिंग इन डिग्री, आपको डिग्री में एंगल बताना है, ठीक है। ट्रेन है, तो ट्रेन का जो केस होता है ना, वो रियर एंड टीयर, मतलब फ्रिक्शन नहीं लगता ट्रेन के केस में, ट्रेन के केस में फ्रिक्शन नहीं लगता। तो भैया ठीक है, जब ट्रेन के केस में फ्रिक्शन यानी म्यू की वैल्यू 0 होगी, हाँ कार है कोई नहीं, यहाँ पर एंगल ऑफ फ्रिक्शन की बात नहीं कही है, ठीक है। यहाँ पर म्यू की वैल्यू 0 लेनी है, जब बात ही नहीं कही है तो, ठीक है। तो आपको बताओ जैसे ही आप म्यू 0 रखोगे तो आपका रिलेशन आएगा tan थीटा इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन में जी आर। वी दे रखा है आपको कितना, आर दे रखा है आपको, जी की वैल्यू क्या है, थीटा निकाल लोगे बैंक रोड का, आ जाएगा। जब फ्रिक्शन की बात नहीं होगी तो ध्यान में यही फॉर्मूला लगाना है। A body start from rest, initial velocity क्या है भैया, 0,
टी सेकेंड विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन 2 मीटर, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है भैया, डिस्प्लेसमेंट बाय द 16 मीटर, डिस्टेंस कितना किया हमने, 16 मीटर का। तो भैया टाइम निकालना, आपको निकालना में कौन सी इक्वेशन लगानी है, सेकंड इक्वेशन। इफ एक्सप्लोजन ऑफ बॉडीज ब्रेक इनटू द टू इक्वल पार्ट, टू पीस ऑफ अनइक्वल पार्ट, तो कह रहा है भैया दो अनइक्वल पार्ट में टूटा हुआ है, तो बोथ पार्ट हैव द न्यूमेरिकली इक्वल मोमेंटम, लाइटर पार्ट विल हैव द मोर मोमेंटम, हैवियर पार्ट विल हैव बोथ पार्ट हैव अनइक्वल मोमेंटम। देखिए भैया अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम दोनों पार्ट के मोमेंटम क्या होंगे भैया, सेम रहेंगे। पहला ऑप्शन ठीक रहेगा। ठीक है, तीन पार्ट में दो पार्ट में टूटेगा तो दोनों का इक्वल अपोजिट, तीन पार्ट में टूटेगा तो दो का जो होगा तीसरे के अपोजिट होगा, दो का मोमेंटम तीसरे के अपोजिट होगा। ठीक है भैया, असर्शन रीजनिंग आते हैं। लिखो हुआ, अ ब्लॉक प्लेस्ड ऑन अ टेबल एट रेस्ट बिकॉज ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है भैया, एक ब्लॉक टेबल पे रेस्ट में पड़ा हुआ है क्योंकि एक्शन और रिएक्शन एक दूसरे को क्या करें, कैंसिल कर दे रहा है। द नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक इज जीरो। बिल्कुल भैया साहब आता है, असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, एक्शन रिएक्शन एक दूसरे को कैंसिल करके क्या करते हैं, जीरो। द वर्ड एंड मूविंग अ बॉडी ओवर द क्लोज लूप इज जीरो फॉर एवरी फोर्स इन नेचर, नहीं कंजर्वेटिव फोर्स के थ्रू, कंजर्वेटिव फोर्स के थ्रू क्लोज पाथ में किया गया वर्डन क्या आता है, जीरो आता है। नॉन कंजर्वेटिव के थ्रू वर्डन जीरो नहीं आता। वर्ड एंड डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ फोर्स। बिल्कुल भैया, वर्क किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ फोर्स पे। कंजर्वेटिव फोर्स के थ्रू क्लोज पाथ में वर्डन जीरो आएगा और नॉन कंजर्वेटिव के थ्रू वर्डन जीरो नहीं आएगा। द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑन ऑब्जेक्ट over the interval is either smaller than or equal to the average velocity over the same interval। कह रहा भैया एवरेज वेलोसिटी जो होती है गिवन इंटरवल में या तो वो छोटी होती है या बराबर होती है किसके, एवरेज स्पीड के। तो ये बात ठीक है भैया, एवरेज वेलोसिटी यही लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट किसी इंटरवल में आइदर या तो छोटी होती है या इक्वल होती है किसके, समझ गया। तो भैया अगर गाड़ी सीधी लाइन में जा रही है तो उसकी एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड दोनों क्या होंगी, सेम होंगी। लेकिन अगर गाड़ी कर्व पाथ पे आ रही है तो एवरेज स्पीड ज्यादा होगी लेकिन एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि स्पीड डिस्टेंस पे डिपेंड करती है, डिस्टेंस कभी भी कम नहीं होता। डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट ज्यादा ही होगा या बराबर होगा, बराबर जब होगा तो दोनों आपस में बराबर होंगी, जब डिस्टेंस बड़ा होगा डिस्प्लेसमेंट कम होगा तो वहां पर आपका क्या होगा, वेलोसिटी वेलोसिटी कम हो जाएगी, स्पीड ज्यादा हो जाएगी। हाँ खत्म हो गया ऐसे सब, यही पांच तीन थे। कह रहा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्यूरेट एंड प्रेसाइज, याद है सुबह बताया था। एक्यूरेसी मतलब क्या होता है भैया, डिट्टो, ठीक है भैया, और प्रेसाइज मतलब हम बहुत सारे एफर्ट्स लगाएं एक्यूरेसी के पास जाने के लिए। ठीक है, एक्सप्लेन, अ हॉर्स कैन नॉट पुल अ कार्ट और इन एम्प्टी स्पेस, क्योंकि एम्प्टी स्पेस में कभी एक्शन नहीं लगा सकता, रिएक्शन नहीं आएगा और हॉर्स आगे बढ़ता है रिएक्शन की वजह। अ पैसेंजर आर थ्रोन फॉरवर्ड सीट व्हेन स्पीडिंग बस स्टॉप सडनली, पता ना, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। अ सेल ऑफ मास क्या 0.2 kg is fired with a gun of 100 kg if the muzzle speed of shell is 80, what is the recoiling speed, याद है। ठीक है भैया, तो गन का मास, गन की वेलोसिटी बराबर में बुलेट का मास इंटू में बुलेट की वेलोसिटी। तो भैया बुलेट की शेल बुलेट की वेलोसिटी रखी है, मजल स्पीड जो है बुलेट की स्पीड है, बुलेट का मास दे रखा है, गन का मास दे रखा है, आप रिकॉइलिंग वेलोसिटी निकाल सकते हो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के ऊपर बेस्ड है। डिफाइन इनर्शिया, व्हाट इज द डिफरेंट टाइप इनर्शिया, अ बॉडी कैन नॉट चेंज इट्स इनिशियल स्टेट, ठीक है, बाय इटसेल्फ, बस इतना ही है, फोर्स की बात नहीं होती, फर्स्ट लॉ में होती है फोर्स की बात। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। पोजीशन दे रखा है आपको, क्या क्या चाहिए, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन, इसको डिफरेंशिएट करो, डी आर अपॉन में डी टी, क्या आ गया वेलोसिटी, करो डिफरेंशिएट, तो थ्री टी, थ्री आई बाहर आ गया, डी टी का क्या होगा 1 माइनस 2 जे बाहर आ गया, टी स्क्वायर का क्या होगा 2 टी और 4 के क्या होगा 0। तो एक्सीलरेशन की वेलोसिटी क्या आ गई आपकी 3 आई, वेलोसिटी है वेलोसिटी, और ये क्या होगा -4 टी जे, और ये क्या होगा ये, ठीक है, और एक्सीलरेशन क्या होगा, डिफरेंशिएट कर दो वेलोसिटी, समझ गया भैया। अच्छा आपको मैग्नीट्यूड बताना है वेलोसिटी का, कब 2 सेकंड पे, तो यहाँ पर जो वेलोसिटी आई है ना उसमें टाइम की जगह तो 2 सेकंड रखोगे तो वेलोसिटी वेक्टर आएगा, अब उसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, हो गया 23 सवाल। स्टेट एंड प्रूफ द ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, याद है ना भैया, ट्राइंगल लॉ क्या है,
पहला वेक्टर ट्रायंगल की पहली साइड, दूसरा वेक्टर ट्रायंगल की दूसरी साइड, तो उनका जो तीसरी साइड होगी ट्रायंगल के रिजल्ट को दिखाएगी। ये बढ़ा दीजिए, ये बढ़ा दीजिए, क्या हुआ, ये बी है, ये ए ले लो, ये थीटा है, तो ये क्या हुआ, ए साइन थीटा आता था, और ये क्या आता था, ए कॉस थीटा। ये बेस हो गया आपका पूरा, ये परपेंडिकुलर हो गया, आपको हाइपोटेन्यूज रिजल्टेंट निकालना है, कर लोगे। 25वां, 24वां कहा है, 25वां आ गया। डिपेंड्स ऑन द वेलोसिटी वी डेंसिटी, अच्छा फॉर्मूला ड्राइव करना है इसमें, ठीक है, डायमेंशन एनालिसिस के थ्रू। कह रहा है भैया वेलोसिटी डिपेंड सो दैट द m varies 6 पावर ऑफ द वेलोसिटी। अच्छा देखिए क्या कह रहा है, सुन लीजिए, वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रही है, डेंसिटी पे। किस पे डिपेंड कर रही है, वेलोसिटी डिपेंड किससे कर रही है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर। बस शो दैट, नहीं डिपेंड्स ऑन द, अच्छा मतलब कुछ नहीं करना, पता क्या करना है, जो भी फैक्टर होगा वो डिपेंड कर रहा है वेलोसिटी पर, डेंसिटी पर, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर। अब आपको डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला आता ही है, क्या करोगे, जो क्वांटिटी डिपेंड करिए उसमें वी वी के टाइम्स ऑफ वी की पावर ए, रो की पावर बी, जी की पावर सी, सॉल्व करोगे ए बी सी आ जाएगा। अब यहां पर हमें देखना कि जो वी की पावर आएगी ना वो 6 आएगी, क्या आएगी, यही हमें प्रूफ करना है, सो दैट दी मास, अच्छा मास है, मास मास डिपेंड कर रहा है, मास डिपेंड कर रहा है वेलोसिटी, वेलोसिटी पर, मास डिपेंड कर रहा है, मास डिपेंड कर रहा है वेलोसिटी पर, मास डिपेंड कर रहा है डेंसिटी पर, मास डिपेंड कर रहा है जी पर। अब इसको m इक्वल्स टू में k टाइम्स ऑफ v की पावर a, रो की पावर b, g की पावर c, ठीक है भैया। अब सारे के डायमेंशंस अपने को निकालने हैं, ठीक है, डायमेंशन निकालने के बाद a b c की वैल्यू आएगी, तो उसमें आप देखोगे कि वेलोसिटी की पावर क्या आ रही है, 6 आ रही है, क्या आ रही है, 6 आ रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, m इज डायरेक्टली इक्वल टू v की पावर 6। यही प्रूफ करना, कर लोगे, चलो। प्रूव दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ रेशियो ऑफ डिफरेंस ऑफ द स्पीड ऑफ कोलिजन, ठीक है, ये प्रूफ करना कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ठीक है, ये प्रूफ करना है आपको कि भैया 1D कोलिजन में ई की वैल्यू 1 होती है, ई की वैल्यू, कोलिजन आपको दो ब्लॉक देने हैं, बिफोर कोलिजन का इनिशियल वेलोसिटी इसकी u1 है, इसकी क्या u2 है, आफ्टर कोलिजन इसकी वेलोसिटी क्या होगी v1, इसकी क्या होगी v2, है ना। अच्छा वेलोसिटी, यहां पर वेलोसिटी डिफरेंस क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, तो ये वाली ज्यादा थी, u1 ज्यादा u2 से, तो u1 माइनस u2, और आफ्टर डिफरेंस कितना आएगा, ये ज्यादा होगी है v2 माइनस v1। अच्छा ये ध्यान रखना, इनिशियल काइनेटिक क्या होगी, हाफ m1u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2u2 स्क्वायर, ऐसे यहां पर निकालना है, ऐसी मोमेंटम निकाल करके, याद है डेरिवेशन कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं करना है इसमें, एक बार देखोगे आपको समझ में आ जाएगा, करा रखा है मैंने, ठीक है। अब आते हैं भैया, बात करते हैं, one end of the block of mass m is resting on the smooth horizontal surface, is attached to one end of the ideal spring, if other end is attached to the wall, find the वर्क डन निकालना है, वो कोई नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग का एक एंड क्या कर रहा है, एक ब्लॉक से खींचा गया, वो पहले यहां पर था इनिशियल पोजीशन पर, फिर उसको खींच करके कहां ले आया, फाइनल पोजीशन पर। आपको वर्क डन निकालना है यहां से लेके यहां तक का, ठीक है भैया। तो अब स्प्रिंग में फोर्स वेरिएबल होता है, तो वेरिएबल फोर्स से वर्क क्या होता है, डी डब्ल्यू इक्वल्स में फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, के एक्स, याद है, तो ये क्या हुआ, डी डब्ल्यू इक्वल्स टू में क्या होगा, के एक्स डी एक्स, ये हो गया टोटल वर्क डन फ्रॉम, टोटल वर्क डन फ्रॉम x1 टू x2, तो डी डब्ल्यू का क्या होगा, डब्ल्यू इसके बाहर आएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन में 2, लिमिट लगा दो x1 और x2, तो एक बार ही क्या हुआ, x को x2 रिप्लेस करेगा तो x2 स्क्वायर, एक बार x1 रिप्लेस करेगा तो x1 स्क्वायर, और ये क्या हुआ, के अपॉन में 2 आंसर है, कर लोगे भैया। स्प्रिंग फोर्स हमेशा वेरिएबल फोर्स होता है, वेरिएबल फोर्स से जब वर्क आता है वो डीडब्ल्यू की फॉर्म में स्टार्ट करते हैं, उसके बाद उसको इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते भैया, एन एरोप्लेन रिक्वायर्ड स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर फॉर टेक ऑफ, ठीक है, एंड रन 100 मीटर रन अवे, ठीक है, 80 किलोमीटर की स्पीड चाहिए, मतलब फाइनल स्पीड कितनी होनी चाहिए उसकी, 80 किलोमीटर पर सेकंड, और वो कितना, तो डिस्टेंस कितना चलता है, 0.1 मीटर किलोमीटर, ठीक है।
100 मीटर मतलब रनवे। द कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ट्रायल्स एंड द प्लेन्स रनवे इज म्यू की वैल्यू रखी है आपको 0.2। ठीक है। assuming that the plane accelerate uniformly, what is the force required by the engine to take off the plane? आपको सीधा क्या करना भैया, सुन लीजिए। ठीक है, इस केस में एक्सेलरेशन, कोई बॉडी होती है, एक्सेलरेशन होता है म्यू जी। क्या होता है? म्यू जी। ठीक है, कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपको दे रखा है, तो आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। तो क्या होगा? ए इक्वल्स टू में 0.2, जी की वैल्यू क्या होती है 9.8। ये हो गया एक्सेलरेशन। आपको फोर्स चाहिए, कितने फोर्स की रिक्वायरमेंट है? तो एक काम करते भैया, ठीक है, एक्सीलरेशन पता है क्या? एक बार यार इसमें एक एक मिनट, दो तरीके से हो सकता है। एक तरीका और है, इसमें नेट फोर्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर मान लो मैं एरोप्लेन इसको मान लेता हूं, फ्रिक्शन इधर लग रहा है, अप्लाइड फोर्स आगे लग रहा है। ठीक है, तो नेट फोर्स की वजह से क्या कर रहा होगा, ये एक्सेलरेट कर रहा होगा। वो क्या होगा? कैपिटल एफ माइनस स्मॉल एफ। ठीक है, कैपिटल एफ क्या होगा? मास इंटू में एक्सेलरेशन, और स्मॉल एफ क्या होगा? म्यू एम जी। क्या होगा? तो भैया आप क्या करो, एम कॉमन ले लो, तो क्या हुआ? ए माइनस म्यू जी हो जाएगा। म्यू आपको पता, जी पता है। एक्सिलरेशन आपको फाइनल, अच्छा इनिशियल स्पीड क्या है? 0। फाइनल स्पीड आपको देखिए 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? 0.1 किलोमीटर, है ना? एक्सिलेशन निकालना, कौन सी इक्वेशन लगाऊं? थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन से आपका एक्सिलेशन आ गया। तो यहां पर एम आपको पता है गाड़ी, ये पूरा पैसेंजर के साथ कितना मास है इसका? ठीक है, ए पता है, म्यू पता है, जी पता है, नेट फोर्स आ गया, आपको पता लग गया, आंसर है। कोई दिक्कत तो नहीं है? बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, आपको ड्राइव करना है, कर लोगे ग्राफिकल मेथड से। ठीक है, अब ये ब्लॉक बना है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इसका वेट कितना है? 8 जी। टेंशन क्या लग रहा है? ऊपर। इसका वेट कितना होगा? 12 जी। टेंशन लग रहा है ऊपर। ये कहाँ आएगा? नीचे। ये कहाँ जाएगा? ऊपर। आपको पता है इसकी इक्वेशन क्या होगी? तो T माइनस 8 जी बराबर में मास इंटू में एक्सेलरेशन। ये नीचे आ रहा है, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी? अब 12 जी माइनस टी बराबर में 12 इंटू में 8। ये सेकंड, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, आंसर आ गया। केस स्टडी में कभी केस मत पढ़ना, गलती से भी टाइम खराब होगा। ठीक है, खत्म होने वाला है क्या पेपर ये? ठीक है, कह रहा भैया ये जो भी है छोड़ो। पहला कह रहा है, अच्छा मतलब पढ़ना पड़ेगा, इस टाइप के क्वेश्चन में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी है। ठीक है, ऐसे कोई इंफॉर्मेटिव होगा तो नहीं पढ़ना, और ऐसा इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी है तो पढ़ना ही पड़ेगा अपने को। ठीक है, कुछ भी नहीं है, ये दे रखा है, ये वर्क क्या होगा? पॉजिटिव, यहां पर वर्क क्या होगा? नेगेटिव। बस खत्म हो गया, हमें पता लग गया। यही दे रखा है, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। देखिए भैया, कह रहा बॉडी डिस्प्लेस थ्रू डिस्टेंस 20 मीटर, अप्लाइंग फोर्स 20 न्यूटन इन डायरेक्शन इंक्लाइन टू 60 डिग्री। आपको वर्क निकालना है। वर्क क्या होता है? एफ एक्स कॉस थीटा। एफ दे रखा है आपको 20, डिस्प्लेसमेंट दे रखा है 20, और कॉस, आंसर आ गया। अ पर्सन होल्डिंग अ बकेट अप्लाइंग द फोर्स 100 न्यूटन, he moves horizontal distance 5 मीटर and then climbs up the distance 10 मीटर। द टोटल वर्क डन, सुनिए भैया, देखिए क्या कह रहा है। एक बंदा बकेट को पकड़े हुए है, कितने मीटर फोर्स लगा करके? ठीक है, उसके बाद वो हॉरिजॉन्टल चलता कितना? 10 मीटर, और उसके बाद वर्टिकल चलता 10 मीटर। तो भैया आपको बता दूं, ये तो जब हॉरिजॉन्टल चल रहा है फोर्स ऐसे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऐसे कर रहा है, यहां पर कोई वर्क। जब ये वर्टिकल जाएगा तो फोर्स जहां लग रहा है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, क्या होगा? 100 जूल। आंसर है, कहां गया मेरा? A ball moves on a frictionless inclined table without slipping. Frictionless inclined table without slipping. The work done by the table surface on the ball. कह रहा बगैर फ्रिक्शनलेस है, तो भैया वर्क डन क्या होगा? 0। कोई फोर्स नहीं लगा रहा। The work done by the force, the work done by the force may be positive, may be negative। क्या कह रहा है, कहां से आ गई है? कौन सी?
ऑल ऑफ द, अच्छा वर्क डन बाय द फोर्स में पॉजिटिव, अच्छा मतलब कितने टाइप के वर्क होते हैं। मैं कह रहा कि कहीं दिया हुआ इसके बारे में, वर्क डन पूछ रहा है किस टाइप का हुआ। तो वर्क डन कितने टाइप के होते हैं, 3 तरह के होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव ऑल ऑफ दिस, ठीक है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी है। देखिए कौन सा ग्राफ है, वीटी ग्राफ है, क्या है, पहले वेलोसिटी बढ़ी देन उसके बाद घट गई, ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल बाय 0 से 10 सेकंड, एरिया निकाल लो, वीटी ग्राफ है। एरिया वीटी ग्राफ क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट। एवरेज स्पीड बिटवीन द टाइम इंटरवल 0 से 10 सेकंड, आपको स्पीड पता लगानी है, तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। टाइम पता 10 सेकंड, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, आंसर आ गया, ठीक है भैया। अ पार्टिकल हैज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए व्हेन एक्सेलरेशन डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द टाइम। एक्सेल खत्म होगी क्लास, अब आ रहा है क्या सिस्टम पार्टिकल की, क्यों। ठीक है, एक्सेलरेशन डिपेंड्स अपॉन द टाइम, एक्सेलरेशन टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा क्योंकि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। A particle has a uniform acceleration, आए हो तो क्या, the ratio of the numerical values of average velocity and average speed of the body। देखिए सुन लीजिए, ये भी क्वेश्चन हो सकता है कंफ्यूज हो। एवरेज वेलोसिटी अपॉन में एवरेज स्पीड का रेशियो क्या आ सकता है, तो भैया या तो दोनों बराबर होंगे तो क्या होगा, एक के बराबर, या एवरेज वेलोसिटी कम होगी और स्पीड ज्यादा होगी तो क्या होगा, एक से कम। तो लेस देन इक्वल्स टू कौन सा ऑप्शन है भैया, लेस और यूनिट और लेस, ठीक है, ये ऑप्शन है। तो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड का रेशियो लेस होगा एक से या फिर बराबर होगा, समझ गया। बैंकिंग ऑफ द रोड क्या रहा भैया, बैंकिंग ऑफ द रोड नियरली टुच्चा टॉपिक है, मैंने 50 बार कर रखा है, तो मुझे लगता नहीं कि मुझे दोबारा कराना चाहिए क्या इसको। डायग्राम देख लो एक बारी, मैं बता दे रहा हूं। ये है, ये रहा, ये बन गई आपकी कार, ये है कांटेक्ट फोर्स, ठीक है भैया, ये है वेट। आपको पता है कांटेक्ट फोर्स पहले वेट की लाइन में लगता था, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, जितना थीटा एंगल यहां बना उतना थीटा यहां बना दो, ये क्या होगा, एन एन कॉस थीटा हो जाएगा, बोला हाँ। इधर क्या होगा, एन साइन थीटा। आपको पता है गाड़ी के ऊपर जर्क उधर लगेगा तो फ्रिक्शन कहां लगेगा, इधर, ये थीटा इधर है तो क्या होगा, एफ एफ कॉस थीटा, और इधर क्या होगा, एफ साइन थीटा। खत्म हो गया, डायग्राम यही है। उसके बाद कैलकुलेशन करना है कि दिस कंपोनेंट एक्ट टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल पर एक्स वाई सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होंगे, एंड दिस इज इक्वल टू सम ऑफ दीज टू कंपोनेंट्स, ठीक है। प्रूफ तो कर दिया ना, क्या लेगा, ऑप्टिमम स्पीड तो प्रूफ करनी है। स्टेट द वर्क नहीं थ्योरम, चेंज इन काइनेटिक किसके बराबर होता है, वर्क के, यही है स्टेटमेंट। प्रूफ दैट द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द फ्रीली फॉलिंग बॉडी रिमेन कंजर्व। तो एक बॉडी आपको याद है फ्री, मैंने परसों ही कराया था, एक बॉडी कल की फ्री फॉल था, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 0 थी, तो इसके पास टोटल एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक ए, याद है, और पोटेंशियल ए, काइनेटिक क्या होगी, हाफ मास वेलोसिटी एट पॉइंट ए का स्क्वायर, और पोटेंशियल ए क्या होगी, क्या होगा, एम जी, जमीन से हाइट 8 पॉइंट ए पॉइंट की। आपको पता है ए पॉइंट पर वेलोसिटी क्या है भैया, 0, तो 0 की काइनेटिक एम जी, जमीन से हाइट कितनी थी एच, तो टोटल एनर्जी क्या आ रही थी, एम जी एच। ऐसी मैंने भैया फिर बी पॉइंट की निकाला था, सी पॉइंट का याद नहीं, याद है, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, वर्क एनर्जी पावर में से एक क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भैया, है ग्राफ कुछ नहीं है, हम देख रहे हैं भैया कि जब बॉडी नीचे आ रही है तो काइनेटिक बढ़ रही है, तो बस यही करो, एच हाइट पर, सुन लीजिए, एच हाइट पर जब हाइट एच पे थे तो पोटेंशियल मैक्सिमम थी, काइनेटिक क्या थी, 0 थी। जैसे जैसे हाइट से नीचे आया तो पोटेंशियल क्या होने लगी, कम होने लगी, लेकिन काइनेटिक क्या होने लगी, बढ़ने लगी। ये ग्राफ आएगा, ठीक है। प्रोजेक्टाइल 100 बार बताया, डायग्राम देख लीजिए, और कुछ एजम्पशंस है जो आपको ध्यान रखनी है। पहले तो एयर का रोल आपको नेग्लिजिबल मानना है, वाई और एक्स है, ये गया ऐसे यू वेलोसिटी का, ये ऐसे आया तो ये क्या हुआ, यू कॉस थीटा, ये क्या हुआ, यू साइन थीटा। मैंने मान लिया टी टाइम पर यहां पर पहुंचा, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, एक्स कोमा वाई, एक्स कोमा, तो भैया सबसे पहले इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकालनी है। फिर आपको याद रखना एक्स के लॉन्ग क्या क्या चीज होती है, एक्स के लॉन्ग कोई फोर्स नहीं लगता, एक्सीलरेशन एक्स के लॉन्ग 0, वेलोसिटी एक्स के लॉन्ग कांस्टेंट, ठीक है भैया। वाई के लॉन्ग फोर्स लगता है, कौन, ग्रेविटी,
बॉडी ऊपर जाएगी तो एक्सीलरेशन क्या होगा, नेगेटिव, अगर बॉडी ऊपर जा रही है। अच्छा बॉडी अगर नीचे आ रही है तो एक्सीलरेशन वाई का क्या होगा, पॉजिटिव प्लस जी रखना है आपको, ठीक है। तो भैया कोई नहीं है इसमें, सीधा इक्वेशन में पुट करो, आंसर निकालो, बस ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। अच्छा फाइनल वेलोसिटी वाई का क्या होती है टॉप पॉइंट पर, जीरो। टॉप पॉइंट पर वेलोसिटी तो जीरो होती है लेकिन ग्रेविटी लगती है, मतलब फोर्स लग रहा है, इसका मतलब एक्सीलरेशन भी हो ही रहा होगा। और एक्सीलरेशन ग्रेविटी से क्या होता है, जी। मतलब रुकी हुई बॉडी के ऊपर भी अगर कोई बॉडी टॉप पॉइंट पर पहुंच जाती है, वहां पर रुक भी जाती है, फिर भी उसका एक्सीलरेशन क्या होता है, जी के बराबर होता है। समझ गया, क्योंकि ग्रेविटी तब भी लग रही है। ठीक है भैया, तो ये पूरा पेपर था, ठीक है, अपेक्स का। अब आपको पता है मैं कितने मिनट मेरे को टाइम लगा, 30 मिनट पूरे पेपर को बताने में, 30 मिनट मेरे को लिखने में लगता तो 1 घंटे में पूरा उतार देता मैं क्वेश्चन। आपको 2.5 घंटे 3 घंटे मिलते हैं, कर लो आपको, ठीक है। अच्छे से रिवाइज करना, इसको भी अच्छा से रिवाइज कर लेना पेपर को, ठीक है। इसमें से मैं बता दे रहा हूँ करीबन नहीं तो 40 से 50% पेपर आएगा आपका, ठीक है, अपेक्स वालों का, ठीक है। बाकी पेपर आसानी होगा, हर बार की तरह, ठीक है। तो अपेक्स वालों को बेस्ट ऑफ लक, कोई डाउट होगा मिलते हैं अगली क्लास में, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।